हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस कुंडली विश्लेषण के अंदर जातक के कुछ प्रश्न थे, उनको भी देखेंगे और इस कुंडली को पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये कुंडली जो है धनु लगन से बनती हुई नजर आती है। फर्स्ट हाउस यानी कि लगन के अंदर ही आपको मंगल दिखाई देंगे। मंगल जैसे ग्रह का फर्स्ट हाउस में यहाँ पे बैठ जाना, ये क्या कंडीशन बताता है? कोई भी लगन की कुंडली हो और जब भी लगन के ऊपर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव होगा तो कहीं ना कहीं इंसान एनर्जेटिक होगा और थोड़ा सा जल्दबाज नेचर का भी होगा, क्योंकि मंगल की एक प्रवृत्ति है, वो किसी भी चीज को एग्रेशन के साथ करने का प्रयास करेंगे। अब इस कुंडली के अंदर मंगल जो है वो 5th हाउस के लॉर्ड भी है और साथ ही साथ 12th हाउस के भी स्वामी हैं। ऐसे स्थिति में क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड है मंगल और वो लगन पे बैठे हैं, इसको हम प्लस पॉइंट में देख सकते हैं कि इंसान काफी ज्यादा लॉजिकल होगा और साथ ही साथ अपने बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करेगा। पंचम का संबंध केंद्र से है, जो कि एक प्लस पॉइंट माना जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपका 12th हाउस का लॉर्ड आपके लगन के ऊपर बैठा है, इसीलिए किसी न किसी बात को लेकर 12वां घर क्योंकि मानसिक परेशानी को दर्शाता है, उसका संबंध हमारे फर्स्ट हाउस, हमारे थॉट प्रोसेस एरिया पर आया है, तो कोई ना कोई चीज हमेशा परेशान जरूर रखेगी। ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी चीज कि राहु जो है वो मंगल की राशि में बैठे हुए हैं और मंगल को दृष्ट भी कर रहे हैं। राहु जैसे ग्रह का पंचम में बैठ जाना और पंचमेश को भी अगर उसने हिट किया तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्पेक्युलेशंस की तरफ इंसान जरूर जाता है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने भी इसी चीज को कर दिया। पंचम में राहु स्पेसिफिकली माना जाता है क्योंकि पंचम जो है वो बुद्धि का भाव है और पंचम में बैठा हुआ ग्रह 7वीं दृष्टि से सीधे सीधे आपके लाभ भाव को देखता है, इसीलिए शेयर मार्केट्स में ऐसे लोग मोस्टली उतरने का प्रयास करते ही करते। तो यहाँ पे भी यही चीज हुई। सूर्य जो है, जो कि इस कुंडली में आपके 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं, वो उच्च राशिस्थ तो हो गए, लेकिन वो राहु और केतु के एक्सेस में आए हैं। अब आपका एक सवाल ये था कि इस कुंडली में बाधक कौन बनेगा? तो देखिए, बाधकेश का रोल इस कुंडली में तो शुक्र निभा देंगे। ठीक है, 11th हाउस के लॉर्ड है। दूसरी चीज है कि किस्मत के घर का स्वामी यानी कि सूर्य, उसका आपके राहु केतु में के एक्सेस में आ जाना, ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कंडीशन है। क्यों? क्योंकि इससे सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होंगे। जो रिजल्ट नॉर्मली मिल सकता है वो हड़बड़ी के कारण, क्योंकि राहु अचानक का तत्व दिखाते हैं, तो हड़बड़ी के कारण कभी कभी हाथ से निकलने हुए भी नजर आएंगे। प्लस पॉइंट इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि राहु जो है पंचम में मंगल की तरह एक्ट करेंगे, तो सूर्य और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो एक प्लस पॉइंट होगा। लेकिन राहु सूर्य या सूर्य केतु जब इस एक्सिस के अंदर सूर्य का फॉर्मेशन आता है तो थोड़ी सी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। इसको पितृदोष तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं हार्ट को लेकर और फादर को लेकर कुछ सडन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये चीज यहाँ पे नजर आती है। दूसरी बात है कि आपका जो बुध है वो नीच राशिस्थ हो रहा है, जो कि आपका 7th हाउस का और साथ साथ 10th हाउस का भी लॉर्ड है। इस कंडीशन को ध्यान से देखें तो व्यापार के अंदर चुनौतियां आएंगी, क्योंकि जो स्वामी है वो लगन कुंडली में ऐसे राशि में जाके बैठा हुआ है जहां पे उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये चीज मैरिज पे भी लागू होगी और बिजनेस पे भी, और एट द सेम टाइम प्रोफेशन के ऊपर भी लागू होगी। अब हम देखें कि
एक्चुअल में आपका लग्न का मिड पॉइंट किसके पास है। तो जब आप लगन पे आते हो तो वहां पे हमें मूला नक्षत्र दिखाई देता है, यानी कि केतु। अब केतु इस कुंडली में अच्छे बैठे हैं, जो कि 11th हाउस में बैठे, इसीलिए जातक का जो भी सोच होगी वो ज्यादा से ज्यादा लाभ को बनाने की होगी। अब केतु जैसा ग्रह जो अगर 11th हाउस में बैठ जाए तो कुछ चुनौतियां जरूर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स होंगे रिगार्डिंग आपके अर्निंग्स के। ऐसी कंडीशन में अगर जॉब की जाती है तो कई बार होता है कि अभी जो सैलरी है वो अटकी हुई है, थोड़ा लेट आ रही हो, या फिर मोस्टली बिजनेसेस के अंदर ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो कि अप्स एंड डाउन्स इन द अर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो है, इस कुंडली में 6th हाउस का स्वामी 6th हाउस में है, यानी कि प्रारब्ध का एक कर्मा शुक्र के साथ बहुत ही प्रोमिनेंटली जुड़ा हुआ है। आप हायर लर्निंग पे हो, पीएचडी पर गए, उसका जो एक रीजन है वो ये कि आपका जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो 5th हाउस में बैठ के आपके 11th को देखता है। जो पीएचडी लेवल की लर्निंग्स हैं वो बेसिकली हम 11th हाउस से देखते हैं, क्योंकि पहली चीज जो है आपका ग्रेजुएशन 5th है, इसके बाद जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो वो आपका 9th हाउस दिखाता है, और इसके हायर स्टडीज अगर होती है तो कहीं ना कहीं उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल 11th हाउस का आता है। सूर्य का इस कुंडली में 11th हाउस को देखना ये एक प्लस पॉइंट है रिगार्डिंग पीएचडी, और 5th हाउस के लॉर्ड का लगन के ऊपर आना, यानी कि इंसान का पढ़ने में बहुत ज्यादा मन लगे, ये भी प्लस पॉइंट माना जाएगा। अब आगे देखते हैं कि नवमांश में क्या स्थितियां बनती हैं। नवमांश की कुंडली से पहले देख लीजिए कि इस कुंडली के अंदर आपका राहु 6 डिग्री और सूर्य जो है वो 9 डिग्री, बिल्कुल 3 ही डिग्री का अंतर है, इसलिए ये बहुत क्लोज कॉम्बिनेशन की तरह वर्क करेंगे। और सूर्य का राहु के साथ, यानी कि किस्मत में एक हमेशा अनसर्टेनिटी, सडननेस बरकरार रहने वाली है। आपके इस कुंडली के अंदर सूर्य जहां मौजूद है वहां से अगर आप देखोगे तो चंद्रमा और केतु ये दोनों ही श्रापित एरियाज में आ रहे हैं। इसकी वजह से कुछ चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी अपने वर्क प्लेस के ऊपर भी, अपने अर्निंग्स के साथ भी या गेन्स के साथ भी, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक चीज और इसके साथ आपको याद रखनी है, क्योंकि चंद्रमा इसमें 8वें घर के स्वामी है जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ भी कुछ चुनौतियां जरूर देखने को मिलेंगी। अब आपका ये खुद ही कहना था कि आपके फादर के एक्सपायर होने के बाद प्रॉपर्टी आई, आपने उसको शेयर मार्केट में लगाया और वो हैवी लॉसेस की तरफ चली गई। तो लगन कुंडली के अंदर आप अच्छे से देख सकते हो कि आपका जो 2nd हाउस का लॉर्ड है शनि, वो आपके 12th हाउस में बैठा है। 12th हाउस लॉसेस का भी होता है, और दूसरी बात है शनि यहाँ पे वक्री है, तो कहीं ना कहीं उसको 50-50% की कंडीशन देखनी होगी, यानी कि शनि आधे समय तक नुकसान को दर्शाएं और इसके बाद जब 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट करें तो कुछ लाभ बने। ऐसे स्थिति में मोस्टली रिजल्ट्स जो है वो काफी डिले होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम नवमांश के ऊपर। अगर नवमांश को लगन के बराबर करके देखा जाए तो देखिए शनि आपका वर्गोत्तम है, केतु जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड था वो भी 12th हाउस में जुड़ा है, और आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो भी कहीं ना कहीं आपके 12th हाउस से जुड़ा है। ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि आपको आउट ऑफ इंडिया ज्यादा बेहतरीन सफलता देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ चंद्रमा जो है वो भी वर्गोत्तम है, 10th हाउस के 10th हाउस में है और अष्टम का स्वामी है, इसीलिए रिसर्च वर्क के साथ आप अच्छे से काम कर लोगे। मंगल जो कि लगन में 5th हाउस का और 12th हाउस का लॉर्ड है, वो आपके नवमांश में चंद्रमा के साथ रिलेट कर रहा है, और बुध और मंगल के बीच में एक एक्सचेंज काम कर रहा है। इस कारण से आउट ऑफ इंडिया आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा।
जिस शुक्र को हम लोग लगन कुंडली में 6th हाउस में देख रहे थे, वो नवमांश में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही आपके 2nd हाउस को इम्पैक्ट कर रहा है। इस कारण से जो आपकी सेविंग्स थी उसमें आपको चुनौतियां देखने को मिली हैं, क्योंकि 6ठे भाव का स्वामी जहां कहीं पर भी बैठेगा उसमें कोई ना कोई चुनौती जरूर देगा। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिल रही थी। आपका शनि के साथ आपके बुध का कॉम्बिनेशन नवमांश में है, जो कि 2nd हाउस और आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना जा सकता है। 7th हाउस से बुध जो है वो कहीं ना कहीं छठा हो गया है, इसीलिए इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट मैरिटल लाइफ पे भी पड़ेगा और व्यापार के अंदर भी देखने को जरूर मिलेगा। कॉम्बिनेशंस के अंदर अगर हम देखें तो 8th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा 5th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड मंगल के साथ कनेक्ट हुआ है। 8th और 12th का आपस का कॉम्बिनेशन ठीक कहा जा सकता है। 5th के साथ आने के कारण पॉजिटिव साइड जो है वो रिसर्च साइड में ही देखने को मिलता है। अगर आपके स्ट्रेंथ जो आपने पूछे थे प्लैनेट्स के, तो इसमें आपका वीनस बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो गया। वीनस आपके कुंडली में क्योंकि 6th और 11th लॉर्ड है तो गेन्स को देने का प्रयास जरूर करेगा, लेकिन ये भी लेट से रिजल्ट करने वाले प्लैनेट्स में काउंट होगा। दूसरी चीज, कोई भी प्लैनेट अदर देन जुपिटर वीक पॉइंट पे नहीं है। 100 के रिक्वायरमेंट से सब ऊपर ही है, इसलिए कोई एक्स्ट्रा रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जुपिटर पे एक नॉर्मल रेमेडी से काम हो जाएगा, क्योंकि ये भी 94 है, बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है। अब आपकी मैरिटल लाइफ को आपने जो पूछा उसको देखें। ओरिजिनल नवमांश जो बन रहा है उसमें गुरु जैसे ग्रह जो हैं वो आपके 1st हाउस में बैठे हैं। गुरु यहाँ पे 9th हाउस और साथ ही साथ 12th हाउस के लॉर्ड है। वही कंडीशन, 9th का लॉर्ड होके गुरु का 1st हाउस में बैठना अच्छी बात है, लेकिन 12th हाउस के लॉर्ड का 1st में बैठना मैरिटल लाइफ के अंदर भी कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस को जरूर दर्शाएगा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे 7th हाउस को अगर रीड करें तो 7th हाउस के दोनों तरफ कहीं ना कहीं पापी ग्रह देखने को मिलते हैं। चंद्रमा और बुध शुभ ग्रह हैं जो कि पॉजिटिविटी का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ मंगल और शनि और केतु ये जो है ये नेगेटिव नेचर के प्लैनेट्स हैं, जो कि वर्क फोर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशंस को डिस्टर्ब करने वाले। ऐसे स्थिति में मैरिटल लाइफ की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें चुनौतियां देखने को मिलेंगी। लगन कुंडली में भी हम देख रहे थे कि बुध जो है वो केंद्र में बैठे, नीच राशिस्थों के बैठे, इस कारण से थोड़ी सी चुनौतियां मैरिटल लाइफ में वैसे भी बनती थी। अब दशाओं के ऊपर अगर हम चलें तो इस समय आप जो है वो कहीं ना कहीं गुरु की महादशा में चल रहे हैं और आगे जाके शनि की दशा की तरफ बढ़ेंगे। दशाओं के सीक्वेंस को अगर समझा जाए तो चंद्रमा जो है उन्होंने मंगल के नक्षत्र से चीजों को शुरू किया था। अब इस कुंडली के अंदर मंगल के नक्षत्र जो है वो कहाँ पर है, 5th हाउस में और साथ ही साथ आपके 12th हाउस में। तो या तो परेशानियां जो लेकर आ पाओगे वो होगा 5th हाउस से जुड़ी हुई एजुकेशन या चाइल्ड, या फिर 12th हाउस खर्चों की वजह से। ये दो ऐसे एरिया हैं जो कि ग्राउंड सेट कर रहे हैं। इसके बाद मंगल के बाद जो दशाएं आपको मिली उस दशाओं के हिसाब से देखें तो अगली दशा मंगल के बाद होती है राहु की। राहु की दशा क्योंकि 5th हाउस को लेके चल रही थी तो ये भी एक अच्छी दशा मानी जाएगी रिगार्डिंग द एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे आप काफी अच्छे तरीके से अपने एजुकेशन पे फोकस कर सकते हो। रीजन है 5th हाउस का कनेक्शन है वहां पे राहु के साथ। लेकिन राहु के बाद जो दशा बनी वो है जुपिटर की। जुपिटर जो है वो इस कुंडली के अंदर 1st और 4th हाउस के लॉर्ड है और 3rd हाउस में बैठे। इसका पूरा मतलब यह है कि गुरु की दशा का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो 3rd हाउस रहने वाला है। करेज दिखाने वाली स्थिति सबसे ज्यादा आपको गुरु की दशा में देखने को मिलेगी। गुरु क्योंकि 4th हाउस से 12th होकर बैठे हैं, इसीलिए प्रॉपर्टी मैटर्स में भी कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियां शुरुआत में देखने को मिलेंगी, क्योंकि अपने से 12वीं होकर बैठे हुए और 4th हाउस के अंदर जो ग्रह बैठा है वो भी वहां पे कहीं ना कहीं नीचे राशिस्थ हो रहे हैं, तो थोड़ी सी चुनौतियां
देखने को मिलेंगी। इसको इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं कि होम लाइफ जो होगी, फैमिली लाइफ, उसके अंदर प्रोफेशन के कारण कुछ चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। प्लस पॉइंट ये रहने वाला है कि आप इस कंडीशन में, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो आपके किस्मत 9th हाउस के ऊपर रहने वाली है और पार्टनरशिप 7th हाउस के ऊपर रहने वाली है, साथ ही साथ लाभ गेन्स के ऊपर रहने वाली है। इस कारण से ये संघर्ष जो है ये आपकी किस्मत को खोलने वाला, साझेदारियों को बनाने वाला और कुछ हद तक आपको पॉजिटिव गेन्स देने वाला होगा। इसके बाद की जो दशा शनि की है वो शनि 12th हाउस में लगन में भी है और नवमांश को भी कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उसमें आपका विदेश में जाके कार्य करते हुए दिखाई देना हो सकता है, बहुत आसानी से आपको दिखाई दे। शनि क्योंकि 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड है, कुछ चुनौतियां शुरुआत में आएंगी क्योंकि शनि जो है वो कोई भी रिजल्ट बहुत आसानी से नहीं देते, लेकिन क्योंकि वर्गोत्तम में कुंडली को वही चला रहे हैं तो बाय द एज ऑफ 36 धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे डेवलप करते जाओगे आप खुद ही देखोगे कि आपकी लाइफ एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगी। जहां तक अमाउंट फंसा वो वाली कंडीशन है तो वो रिकवर होगा, लेकिन उसमें काफी टाइम लगेगा। इस कुंडली के अंदर शनि क्योंकि वक्री है तो दृष्टि प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है, इसलिए मन में किसी न किसी बात को लेके व्याकुलता बनी रहा करेगी। अब आपका जो एक सवाल था कि आपके इसमें कारक ग्रह या पॉजिटिव प्लैनेट के तौर पे किसको देखा जाए, तो इस कुंडली के अंदर पॉजिटिव प्लैनेट अगर कोई बनेगा तो वो मंगल बनेगा। मंगल इसलिए बनेगा क्योंकि देखिए सूर्य जो है वो राहु के साथ कहीं ना कहीं ग्रसित हो रहे हैं तो वो थोड़े से परेशान हो रहे हैं, और मंगल राहु वहां पे उनकी राशि में बैठा है, उसको देख भी रहा है। पीड़ा तो मंगल के ऊपर भी है, लेकिन मंगल फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े से फ्री हैंड पर है, एक प्लस पॉइंट। दूसरा कि आपके कुंडली के अंदर शनि बहुत ही प्रोमिनेंट रोल निभाने वाला है क्योंकि ये ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है रिगार्डिंग द किस्मत मैटर्स के लिए। इसीलिए मंगल जो कि पंचम बुद्धि का स्वामी है और शनि जो कि वर्गोत्तम ग्रह है, ये दो ग्रह आपके कुंडली में मोस्ट ऑफ द थिंग्स को लिखने के लिए एक ग्राउंड बनाएंगे। ये तो हुई एक चीज। चंद्रमा से अगर आप देखो, क्योंकि चंद्र कुंडली की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, चंद्र कुंडली से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखाई देता है कि उसे 4th हाउस में मंगल मौजूद है। चंद्र कुंडली से 4th में मंगल जो है वो भी कहीं ना कहीं मन के अंदर एक व्याकुलता या फिर एक एग्रेशन, एग्रेसिवनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल ही एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा जो कि आपको आगे बढ़ के कार्य करने में सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। दशाओं के हिसाब से अगर हम बात करें तो गुरु की दशा और गुरु के बाद एक लंबी दशा जो है आपके ऊपर शनि की रहने वाली है। शनि 12th में ही बैठे हैं, इसलिए सलाह यही होगी कि विदेश का जो भी ऑफर आपको मिलता है पीएचडी के बाद आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। जहां तक है बिजनेस, तो बिजनेस होने की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बुध इसमें कहीं ना कहीं नीच राशिस्थ है, तो जो सराउंडिंग्स होगी बिजनेस के अंदर वो काफी चैलेंजिंग रहने वाली रहेगी हमेशा ही। धन्यवाद।